सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है वेनस रिटर्न का। ठीक है, जो बी ग्राफ है आपका वो वेनस रिटर्न की कर्व शो कर रही है। उसमें क्या होता है हमारे पास, ठीक है, कि वो कहते हैं कि चेंजेस इन सर्कुलेटिंग वॉल्यूम ऑल्टर द राइट एट्रियल प्रेशर, ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड चेंजेस इन कार्डिक आउटपुट। ठीक है, जब आपके पास, अब इसमें सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न होगा उतना ज़्यादा जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा। जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न उतना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा, जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न उतना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना प्री लोड ज़्यादा होगा, जितना प्री लोड ज़्यादा होगा उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जब सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है वो ब्लड का चेंज होता है तो राइट एट्रियल प्रेशर चेंज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ऑल्टर होता है, कार्डिक आउटपुट भी ऑल्टर होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कि अगर हम फ्लूइड इन्फ्यूजन करते हैं, फ्लूइड दे देते हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, ये एट्रियोवेनस शंट होता है एक्टिवेट। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ठीक है, ये कर्व उन्होंने हमें शो किया है। ठीक है, तो कर्व क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वेनस और वेनस टोन भी इंक्रीज होगी सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से, तो वेनस रिटर्न बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट, वेनस रिटर्न बढ़ेगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की वजह से प्री लोड बढ़ेगा। प्री लोड जो है वो जितना ज़्यादा होगा हमारे पास उतना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, उतना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होगा, तो कर्व जो है वो अपवर्ड मूव कर जाएगी। जबकि अगर हमारे पास एक्यूट हेमरेज होता है जिसमें हमारे पास क्या हुआ, फ्लूइड लॉस हो गया, ठीक है, ब्लड लॉस हो गया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया, तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, वेनस टोन कम होगी और कर्व जो है वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। ठीक है, कार्डिक वेस्कुलर फंक्शन कर्व जो है, कार्डिक फंक्शन कर्व, इट विल मूव डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स हो गए। और जो थर्ड ग्राफ है वो आपको टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप बता रहा है कि चेंजेस इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो भी ऑल्टर करेंगे कार्डिक आउटपुट को। ठीक है, लेकिन चेंजेस इन राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, जितनी ज़्यादा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है उतना ज़्यादा आपको पता है आपका ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, और सिंपैथेटिक सिस्टम आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ज़्यादा करता है। ठीक है, और जितनी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है, उतना कम प्रेशर होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम होगा। अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो उसका इफेक्ट क्या होता है कि वो कहते हैं कि जब हम वेजोप्रेसर्स देते हैं, ठीक है, तो वेजोप्रेसर्स क्या करते हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, ठीक है, तो ये देखें कि आपका जितनी ज़्यादा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट, जो कार्डिक फंक्शन कर्व होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगी, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई कर्व। ठीक है, ये यहाँ से डाउनवर्ड मूव होगी। ठीक है, लेकिन जब हम वेजोप्रेसर्स देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। टोटल पेरिफेरल वेजोप्रेसर्स जो है वो क्या करेंगे, वेजो कंस्ट्रक्शन कराएंगे, वेजो कंस्ट्रक्शन कराएंगे। ठीक है, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी और आपकी कार्डिक फंक्शन कर्व जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो जब एक्सरसाइज होती है या एवी शंटिंग होती है, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि वेसल्स जो है वो डायलेट करती हैं, वेजो डायलेशन होती है, ठीक है, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और ये कार्डिक फंक्शन कर्व जो है इट मूव्स अपवर्ड। ठीक है, तो चेंजेस ऑफन अकर इन टेंडम एंड मे बी री इन्फोर्सिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज जो है वो आइनोट्रॉपी को इंक्रीज़ करती है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करती है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक कंडीशन में सिर्फ एक ही चेंज आ रहा है। जैसे कि एक्सरसाइज में वो कहते हैं कि वो आइनोट्रॉपी, हार्ट जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है लेकिन उसकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, और अल्टीमेटली दोनों इफेक्ट्स का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है कि आपके कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है और कॉम्पनसेटरी इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हार्ट फेलियर में आइनोट्रॉपी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, यानी कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी तो फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है। फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगी तो प्री लोड इंक्रीज़ हो जाएगा और मेंटेन करेगा कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, तो ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म जो है, ठीक है, दे आर टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। ठीक है, सो आई होप ये इफेक्ट्स कार्डिक एंड वेस्कुलर फंक्शन कर्व्स जो है दे विल बी क्लियर नाउ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेशर वॉल्यूम लूप्स एंड कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो है ना वो कार्डियक साइकिल को देखते हैं। ठीक है, और कार्डियक साइकिल के क्या क्या फेजेस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो जो कार्डियक साइकिल के फेजेस हैं वो उन्होंने अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, जो सबसे पहला हमारे पास फेज़ होता है, फर्स्ट फेज़, ठीक है, वो हमारे पास होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक का क्या मतलब है कि द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल्स के अंदर वॉल्यूम जो है ना, वेंट्रिकल्स के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है इट विल रिमेन्स द सेम।
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल विल रिमेन द सेम, ना तो ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा ना वेंट्रिकल के अंदर आएगा, बट द वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एट दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज़ द पीरियड बिटवीन द माइट्रल वाल्व क्लोजिंग एंड एओर्टिक वाल्व ओपनिंग। ठीक है, यानी माइट्रल वाल्व जो है वो क्लोज हो चुके हैं और एओर्टिक वाल्व जो है वो अभी ओपन नहीं हुए। मैंने आपको बताया है कि ना तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है ना वेंट्रिकल से बाहर ब्लड निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कब आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जब आपका माइट्रल वाल्व ओपन होगा तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के, और जब नीचे से हमारा एओर्टिक वाल्व ओपन होगा तो बाहर ब्लड निकलेगा। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वो फेज़ होता है जिसके अंदर आपका माइट्रल वाल्व जो होता है वो क्लोज्ड होता है और एओर्टिक वाल्व अभी ओपन नहीं हुआ होता। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। ठीक है, एंड इट इज़ द पीरियड ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजम्पशन। ठीक है, जो सेकंड फेज़ उन्होंने हमें बताया वो उन्होंने कहा है सिस्टोलिक इजेक्शन फेज़। ठीक है, सिस्टोलिक इजेक्शन फेज़ क्या होता है, इट इज़ द पीरियड बिटवीन एओर्टिक वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, सिस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक होता है कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन का मतलब होता है ब्लड बाहर निकलना। ठीक है, तो जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या, तो ब्लड जो है वो इजेक्ट होता है आउट ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये बेसिकली वो पीरियड होता है जो बिटवीन यानी एओर्टिक वाल्व की ओपनिंग से लेकर एओर्टिक वाल्व की क्लोजिंग के दरमियान का जो पीरियड है जिसमें सारा ब्लड जो है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वेंट्रिकल से बाहर एजेक्ट होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज सिस्टोलिक इजेक्शन फेज़। ठीक है, साथ साथ अगर आप डायग्राम को देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास वन फेज़ जो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़ है जो उन्होंने वन से शो किया, जिसमें हमारे माइट्रल वाल्व क्लोज है और एओर्टिक वाल्व अभी ओपन नहीं हुए। फिर जब एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाते हैं उसके बाद हमारा सिस्टोलिक इजेक्शन फेज़ होता है अंटिल के एओर्टिक वाल्व आपके क्लोज हो जाए। ठीक है, यहाँ से सारा यहाँ तक जहाँ तक एओर्टिक वाल्व क्लोज हुए हैं ये सारा फेज़ 2 जो है आपका, दिस इज सिस्टोलिक इजेक्शन फेज़। ठीक है, थर्ड फेज़ होता है हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सिएशन फेज़, दैट इज़ द पीरियड बिटवीन एओर्टिक वाल्व क्लोजिंग एंड माइट्रल वाल्व ओपनिंग। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर इस पॉइंट पे एओर्टिक वाल्व क्लोज हो गए हैं और यहाँ से लेकर अंटिल के माइट्रल वाल्व ओपन हो जाए ये सारा जो फेज़ है दिस इज़ फेज़ 3, दैट इज़ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सिएशन फेज़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रैपिड फिलिंग फेज़। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जब माइट्रल वाल्व ओपन हो गए हैं इसका मतलब क्या है कि अब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा। जैसे ही माइट्रल वाल्व ओपन होंगे, ठीक है, तो रैपिड फिलिंग होगी वेंट्रिकल्स की। ठीक है, तो इट इज़ पीरियड जस्ट आफ्टर द माइट्रल वाल्व ओपनिंग जब आपका रैपिड फिलिंग फेज़ होता है, और उसके बाद जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रेस्ट ऑफ द ब्लड जो है वो भी वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। दिस इज़ द पीरियड ऑफ रिड्यूस्ड फिलिंग, पीरियड जस्ट बिफोर माइट्रल वाल्व क्लोजिंग जो है वो आपका रिड्यूस्ड फिलिंग फेज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एड जो हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लिया। ठीक है, कि किस तरह से हमारे पास जो है ना वो फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा टॉपिक है हार्ट साउंड्स। ठीक है, ये हमने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि कौन सी हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो आपकी S1 हार्ट साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द माइट्रल एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और ये लाउडेस्ट होती है एट द माइट्रल एरिया। S2 होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मनरी वाल्व और लाउडेस्ट होती है एट द लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर। जो S3 होती है वो अर्ली डायस्टली में आती है। ठीक है, ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर ले जो इन्होंने यहाँ मिस किया हुआ है। ठीक है, जो S1 हार्ट साउंड होती है वो होती है ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जब आपके पास माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं तो S1 हार्ट साउंड आती है। S2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सिएशन फेज। अगर हम कार्डियक साइकिल के अकॉर्डिंग देखें तो S2 प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सिएशन फेज। S3 जो होती है वो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग अर्ली डायस्टली फेज। ठीक है, अर्ली डायस्टली में जब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज होता है। ठीक है, और बेस्ट हर्ड एट द एपिक्स विद द पेशेंट इन द लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन, जो इसके अंदर हमें बहुत एक्सैजुरेटेड S3 जो है वो हमें सुनाई देती है। ठीक है, ये एसोसिएटेड होती है विद इंक्रीज फिलिंग प्रेशर जो कि माइट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, हार्ट फेलियर और थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट में हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये कॉमन होती है। ठीक है, यानी नॉर्मल होती है यंग एडल्ट में, एथलीट्स में और प्रेगनेंसी में। ठीक है,
S4 हार्ट साउंड जो होती है वो आपकी लेट डायस्टली के अंदर आती है, जिसको हम एट्रियल किक भी कहते हैं, ठीक है। ये क्यों कॉज होती है? जब आपका ब्लड जो है वो आपके स्टिफ वेंट्रिकल के अंदर एंटर होता है, ठीक है। जब ब्लड एंटर होता है इन द स्टिफ वेंट्रिकल, ठीक है, यानी कि स्टिफ वेंट्रिकल्स के अंदर जब ब्लड एंटर होता है, ठीक है, स्टिफ एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, तो वो हमारे पास टर्बुलेंस की वजह से जो है वो S4 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो टर्बुलेंस कॉज्ड बाय ब्लड एंटरिंग द स्टिफ एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी हमें बेस्ट जो है वो एपेक्स के ऊपर सुनाई देती है विद द पेशेंट इन द लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजिशन, ठीक है। हाई एट्रियल प्रेशर होता है, ये एसोसिएटेड होती है विद वेंट्रिकुलर कंप्लायंस दैट इज़ हाइपरट्रॉफी, ठीक है। इसको हम एबनॉर्मल कहेंगे, ठीक है, अगर ये हमें पैल्पेबल हो जाए, ठीक है, और ये ओल्डर एडल्ट्स के अंदर जो है वो नॉर्मली कॉमन होती है, ठीक है। अब अगर आप स्क्रीन पे लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो ये हमें एक डायग्राम उन्होंने दिया है, ठीक है, और ये बेसिकली एक कंप्रेस सी डायग्राम है जिसके अंदर उन्होंने हमें जो है वो जेवीपी की वेव्स भी दे दी हैं, ईसीजी को भी साथ ही रिलेट किया हुआ है, हार्ट साउंड्स को रिलेट किया हुआ है, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम को, राइट एट्रियल प्रेशर को, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें हमें नज़र आ रही हैं कि किस फेज़ के अंदर कौन सा जो एक्शन है वो कोरिस्पॉन्ड कर रहा होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं जेवीपी या जुगुलर वेनस पल्सेशन जो होती है, ठीक है, वो हमारे पास किस तरह से रिलेट कर रही होती है टू द कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो जेवीपी में सबसे पहले तो आप एक बात याद रखें कि जेवीपी के अंदर हमारे पास 3 पॉजिटिव वेव्स होती हैं और 2 नेगेटिव वेव्स होती हैं, ठीक है। 3 पॉजिटिव वेव्स एंड 2 नेगेटिव वेव्स जो है प्रेजेंट होती है। जो पॉजिटिव वेव्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं, पॉजिटिव वेव्स जो होती हैं वो हमारी ऊपर इस तरह से लूप्स की तरह होती है, माउंटेन्स की तरह होती हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव वेव्स होती हैं हमारी वो क्या होती हैं? यानी पॉजिटिव वेव्स जो है वो क्रस्ट होंगी और नेगेटिव वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? ट्रफ होती हैं, यानी कि डाउन गोइंग होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए वेव आ जाती है। ए वेव होती है ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ए वेव प्रोड्यूस होती है। ये प्रोमिनेंट होती है इन ए वी डिसोसिएशन, ठीक है, जिसको हम कैनन ए वेव कहते हैं, और एब्सेंट होती है इन एट्रियल फिब्रिलेशन। राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ए वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये MCQ पॉइंट्स हैं कि इट इज़ प्रोमिनेंट इन ए वी डिसोसिएशन, दैट इज़ कॉल्ड एज ए कैनन ए वेव, एंड इट इज़ एब्सेंट इन एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। सी वेव जो होती है वो राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से प्रोड्यूस होती है। ये इसमें ये प्रोड्यूस होती है क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व जब बल्ज करता है इनटू एट्रियम, ठीक है। जो एक्स डिसेंट होती है वो एट्रियल रिलैक्सिएशन की वजह से और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व जो है उसकी वजह से एक्स डिसेंट आती है ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, ठीक है। रिड्यूस्ड और एब्सेंट होती है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में और राइट हार्ट फेलियर में बिकॉज द प्रेशर ग्रेडियंट्स आर रिड्यूस्ड। जो वी वेव होती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू वॉल्यूम अगेंस्ट द क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो वाई डिसेंट होती है वो होती है जब राइट एट्रियम एम्प्टी होता है इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये भी MCQ पॉइंट है कि वाई वेव जो है वो प्रोमिनेंट होती है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में और एब्सेंट होती है इन कार्डियक टेम्पोनॉड, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे जो पॉजिटिव वेव्स है ना उनके अंदर क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज़ होता है। पॉजिटिव वेव्स प्रोड्यूस होती है जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है। नेगेटिव वेव्स में हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो नेगेटिव वेव्स को बेसिकली हम डिसेंट्स कह रहे हैं, ठीक है, जैसे एक्स डिसेंट और वाई डिसेंट हमने पढ़ी। और पॉजिटिव वेव्स जो है वो ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर प्रोड्यूस होते हैं। एक और MCQ जो हमारा रिपीट हुआ है इट इज़ अबाउट सी वेव, ठीक है। वो पूछने हैं कि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है। दिस इज़ अ रिपीटेड CPSP MCQ, ठीक है। और इसको मैंने बहुत दफ़ा पहले भी रिपीट किया है, ठीक है, चैनल के ऊपर भी मुख्तलिफ पॉइंट्स में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि जो सी वेव होती है, सी वेव, सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सी वेव प्रोड्यूस होती है। और ये क्यों होती है प्रोड्यूस, ठीक है, क्योंकि जो क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है, वो राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से वो बैकवर्ड बल्ज करता है इनटू एट्रियम, और दिस बल्जिंग ऑफ द क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व इनटू द राइट एट्रियम विल प्रोड्यूस द सी वेव, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड पे डायग्राम को देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास पी वेव आ गई, पी वेव कब प्रोड्यूस होती है? जब राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है।
उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो टी वेव आ गई। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, टी वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये उन्होंने हमें राइट एट्रियल प्रेशर ए वेव होती है, राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, फिर सी वेव होगी जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एक्स डिसेंट होगा जब एट्रिया रिलैक्स करेगा, वी वेव होगी, ठीक है, जब आपके पास राइट एट्रियल प्रेशर जो है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व के अगेंस्ट पैसिव फिलिंग हो रही होती है एट्रिया की, ठीक है, और वाई वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जब राइट एट्रियम एम्प्टी होता है इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। साथ ही उन्होंने हार्ट साउंड की बात भी कर ली है, ठीक है। देखिए एट्रियल सिस्टली फेज में S4 हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में S1 हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है, S2 हार्ट साउंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में, और रैपिड फिलिंग फेज में S3 हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और जहाँ पर आपकी S1 हार्ट साउंड हो रही है, ठीक है, प्रोड्यूस, वहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो रहे हैं। S2 के ऊपर क्या हो रहा है, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोज हो रहे हैं, देखें ये कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने साथ में बताया कि वेंट्रिकल का वॉल्यूम देखिए, देखिए यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है एंड देन वो फिर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि जब रैपिड इजेक्शन हो रही है, ठीक है, तो वेंट्रिकल से बाहर निकल रहा है सारा ब्लड, तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, और फिर अगेन रैपिड फिलिंग हो रही है और रिड्यूस फिलिंग हो रही है, वेंट्रिकल का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। सो आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आगे मूव, ये उन्होंने हमें जुगुलर वेनस प्रेशर की ट्रेसिंग दिखाई है। ये नॉर्मल हमारी वेव्स हैं, जिसमें देखें ए वेव जो है वो भी हमारी क्रस्ट है, फिर सी वेव भी क्रस्ट है, एक्स पे आकर ट्रफ आ गई, वी पे फिर क्रस्ट आ गई, और वाई फिर ट्रफ है, ठीक है। और ये उन्होंने हमें मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर वेव्स के पैटर्न्स दिखाए हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन कॉजेज़ क्या होते हैं प्रोमिनेंट वाई वेव के, एब्सेंट वाई वेव के, एब्सेंट एक्स डिसेंट के, एब्सेंट ए वेव के, कैनन ए वेव के, जो भी हमने डिस्कस किया, दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स, ठीक है, इनको आपने मार्क कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक इस प्रेशर वॉल्यूम लूप्स एंड वेल्वुलर डिजीज़, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम लूप्स और वेल्वुलर डिजीज़ जो हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी वेल्वुलर डिजीज़ को। हमने पहले भी डिस्कस किया कि दो तरह की वेल्वुलर डिजीज़ होती हैं, एक होती है स्टेनोसिस, दूसरी होती है रिगर्जिटेशन। स्टेनोसिस में बेसिकली क्या होता है, स्टेनोसिस में ये होता है कि हमारे पास जो है ना वो क्लोजर हुआ होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेनोसिस के अंदर एरिया क्लोज्ड होता है, नैरोड होता है, ब्लॉक्ड होता है। रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि जो वाल्व होता है वो रिगर्जिटेंट होता है जब वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड उसकी वजह से हो रहा होता है। वाल्व का फंक्शन क्या है, उसने बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है। जब बैक फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रिगर्जिटेशन होगी। तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है, एओर्टिक स्टेनोसिस में अब आप ये देखें कि अगर हम हार्ट का, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो रिवाइज़ कराऊँ, ठीक है, तो आपको याद आएगा कि ये एक रफ सी डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है इस तरह से करके। इसको हमने कंसिडर किया है लेफ़्ट एट्रियम है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है कि जब एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, अच्छा लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे एओर्टा और ये बीच में क्या पड़ा है एओर्टिक वाल्व, और यहाँ पल्मोनरी वाल्व और ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। एओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब क्या है, ये जो एओर्टिक वाल्व प्रेजेंट था ये स्टेनोज्ड हो गया, ब्लॉक हो गया, नैरो हो गया, बंद हो गया। इसके बंद होने की वजह से क्या होगा, इजी वर्डिंग में कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एओर्टा के अंदर नहीं जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पास नहीं हो सकता एओर्टा में, क्योंकि उसका पैसेज का जो उसका दरवाज़ा था, जो डोर था वो लॉक हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल के चैम्बर से दूसरे चैम्बर एओर्टा के अंदर ब्लड जो है वो नहीं जा सकेगा, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पूल अप होता जाएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ उन्होंने यही बात की कि लेफ़्ट वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में रह जाता है। ऑब्वियसली वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन ब्लड आगे मूव नहीं कर रहा क्योंकि आपका एओर्टिक वाल्व क्लोज है वेंट्रिकल से बाहर, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। बिल्कुल स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि हमने बात की थी कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, जो पंप होता है विद ईच हार्ट बीट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अगर एओर्टिक स्टेनोसिस हुआ होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर पंप ही नहीं हो रहा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। कॉम्पनसेशन के तौर पे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, वेंट्रिकुलर कंप्लायंस हो जाएगी, ठीक है, और एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा फॉर गिवन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। तो एओर्टिक स्टेनोसिस के साथ आपने रिलेटेड पॉइंट्स याद रखना है। एओर्टिक स्टेनोसिस हो गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने की वजह से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो रही है, वेंट्रिकुलर कंप्लायंस जो है वो कम हो जाएगी और एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एओर्टिक रिगर्जिटेशन, जिसमें क्या हो रहा है कि एओर्टिक वाल्व जो है उस वो रिगर्जिटेंट हो गया, उससे ब्लड जो है वो बैक, जैसे ही एओर्टा का प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड बैक फ्लो करके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में वो हमें कहते हैं कि देयर इज़ नो ट्रू आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज, ठीक है।
कोई ट्रू आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज़ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा फेज़ नहीं होता जिसके अंदर वॉल्यूम जो है वो सेम रहे, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि वॉल्यूम ने तब सेम रहना था, ठीक है, जब ना तो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है ना ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकल रहा है। अब ये वाल्व रीगर्जिटेंट है, ठीक है, तो क्या होगा कि ब्लड बैक फ्लो करके वेंट्रिकल में आएगा, तो इसलिए आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज़ वो फेज़ जिसमें वेंट्रिकल का वॉल्यूम सेम रहे वो तो नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा एंडास्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। जब बैक फ्लो का ब्लड जो है वो आपके पास रिगर्जिटेंट वाल्व की वजह से बैक फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास एंडास्टोलिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और एंडास्टोलिक वॉल्यूम जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा प्रीलोड होता है, प्रीलोड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और डायक्रोटिक नॉच जो होती है, ठीक है, वो एब्सेंट हो जाएगी या लॉस ऑफ डायक्रोटिक नॉच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस में क्या है, अब माइट्रल वाल्व जो है वो ब्लॉक हो गया। माइट्रल वाल्व कहाँ था, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो है वो माइट्रल वाल्व था। अब ये वाला दरवाज़ा बंद हो गया, अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ सकता, तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ ही नहीं रहा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर डायस्टली के अंदर फिलिंग ही नहीं होगी ब्लड की, क्योंकि ये वाला एरिया ब्लॉक था, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा, प्रीलोड कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी कम हो जाएगा। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम है तो ऑब्वियसली जितना अमाउंट ऑफ ब्लड एजेक्ट होना था बाहर वो भी कम हो जाएगा, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। और माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होता है, अब माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेंट है, अब ब्लड ने बैक फ्लो करके लेफ्ट एट्रियम में जाना है, ठीक है। अगेन वही चीज़, रिगर्जिटेशन फेजेस दोनों में क्या है कि कोई आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज़ नहीं है, कोई ऐसा फेज़ नहीं है जिसमें वेंट्रिकल का वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहे, नहीं वो नहीं होगा, ठीक है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है एंड इंक्रीज रिगर्जिटेशन इनटू द लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग सिस्टोली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वो हमें ये कह रहे हैं कि जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द लेफ्ट एट्रियल वॉल्यूम प्रेशर फ्रॉम रीगर्जिटेशन। क्या बात है कि जब रीगर्जिटेशन हो रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि लेफ्ट एट्रियम जो है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड बैक फ्लो करके आ रहा है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट एट्रियम का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का लेफ्ट एट्रियम में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ जाएगा रीगर्जिटेशन की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ड्यू टू फॉरवर्ड फ्लो इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन प्लस बैकवर्ड फ्लो इनटू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम इसलिए बढ़ेगा क्योंकि फॉरवर्ड ब्लड जो है वो फॉरवर्ड भी बैक पीछे की तरफ भी जा रहा है लेकिन आगे भी तो जा रहा है, आगे वाले वाल्व को कोई मसला तो नहीं है एओर्टिक वाल्व को, इसलिए ब्लड जो है वो आगे मूव करेगा, फॉरवर्ड फ्लो करेगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में और बैकवर्ड भी फ्लो करेगा इनटू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, तो अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। माइट्रल स्टेनोसिस में तो ब्लड आगे जा ही नहीं सकता था, ठीक है, तो सब कुछ कम हो गया था, ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ही कम जा रहा था तो वेंट्रिकल से बाहर भी ब्लड फिर कम ही निकलेगा। यहाँ पर क्या है कि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड सही जा रहा है, वेंट्रिकल से आगे भी ब्लड फॉरवर्ड भी मूव कर रहे हैं इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन मसला क्या आ रहा है कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड की वजह से लेफ्ट एट्रियम का वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द प्रेशर वॉल्यूम लूप्स एंड वेल्वुलर डिजीज़। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है स्प्लिटिंग ऑफ S2। स्प्लिटिंग ऑफ S2 में से जो हमारे पास MCQ वाइडली रिपीट हुआ हुआ है, एक तो वो हमसे दो MCQs रिपीट हुए हैं, ठीक है, एक तो वो हमसे पूछते हैं कि फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 कब होती है, तो याद रखिए कि फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 जो है वो कब होनी है, ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर जो है आपके पास वो फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 होती है, ठीक है, ये एक MCQ आया हुआ है और एक ये पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग जो है इसका MCQ आ जाता है। सो बेसिकली हमारे पास क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ S2 चार तरह की होती है, एक फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है, एक वाइड स्प्लिटिंग होती है, एक फिक्स स्प्लिटिंग होती है और पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। अगर हम फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग की बात करें जो नॉर्मल कंडीशंस में भी हो रही होती है, उसमें क्या होता है कि जब आप इंस्पायर करते हैं, ठीक है, जब हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। जैसे ही इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा, ठीक है, जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो वेनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा, जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, जितना ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा प्री लोड होगा, और जितना ज़्यादा प्री लोड होगा उतना ज़्यादा राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड एंटर होगा, राइट वेंट्रिकल फिलिंग होगी, जितनी ज़्यादा राइट वेंट्रिकल की फिलिंग होगी उतना ज़्यादा राइट वेंट्रिकल का स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। इसका मतलब है कि राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, फॉर
ताकि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड को बाहर एजेक्ट कर सके, वेंट्रिकल से बाहर निकाल सके एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट साइड। तो राइट वेंट्रिकल इजेक्शन टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल को के अंदर क्योंकि ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो उस ब्लड को बाहर निकालने के लिए भी उसको लेफ़्ट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियसली पल्मनरी वाल्व के थ्रू जो है वो बाहर निकल रहा है सारा ब्लड, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से, तो पल्मनरी वाल्व जो है वो लेट क्लोज होगा एज़ कम्पेयर टू एओर्टिक वाल्व, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि S2 हार्ट साउंड स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू आप कह सकते हैं अर्ली क्लोजर ऑफ aortic valve as compared to the pulmonary valve, या delayed closure of pulmonary valve as compared to the aortic valve, ठीक है, during the inspiration phase, ठीक है। तो this is physiological splitting। सिंपल वर्ड्स में यह है कि जब आप इंस्पायर कर रहे हैं आपका वेनस रिटर्न बढ़ रहा है, ठीक है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में ज़्यादा ब्लड एंटर हो रहा है, ज़्यादा ब्लड एंटर हो रहा है तो ज़्यादा ब्लड को इजेक्ट करने के लिए राइट साइड ऑफ द हार्ट को ज़्यादा ज़ोर से और ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन चाहिए उस अमाउंट ऑफ ब्लड को वेंट्रिकल से बाहर निकालने के लिए, जिसकी वजह से पल्मनरी वाल्व का क्लोजर थोड़ा सा डिले हो जाता है और हमारे पास फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2 हो जाती है। नेक्स्ट इज़ वाइड स्प्लिटिंग। वाइड स्प्लिटिंग क्या होती है? इट इज़ सीन इन कंडीशन दैट डिलेज द राइट वेंट्रिकल एम्पिटिंग, ठीक है। तो जब राइट वेंट्रिकल की एम्पिटिंग डिले हो जाती है, ठीक है, तो आपके पास वाइड स्प्लिटिंग ऑफ S2 होती है। राइट वेंट्रिकल की एम्पिटिंग कब डिले होती है? एग्जाम्पल्स उन्होंने में कहा है पल्मनरी स्टेनोसिस, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है, ये डिले कर देते हैं पल्मनरी पोर्शन ऑफ S2 को, स्पेशली ऑन इंस्पिरेशन, ठीक है। तो इट इज़ जनरली द एग्जैजुरेशन ऑफ नॉर्मल स्प्लिटिंग। तो कॉजेज याद रखें वाइड स्प्लिटिंग के, देखें भी आस्क्ड इन MCQ। फिक्स स्प्लिटिंग की पहले बात हो गई, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 होती है एंड दिस इज अ CPSP MCQ, ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। जब भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि लेफ़्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड होती है, ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम के अंदर जाएगा, लेफ़्ट टू राइट शंटिंग होगी तो राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगेन जब राइट वेंट्रिकल का वॉल्यूम फिर बढ़ रहा है, ठीक है, तो पल्मनरी वाल्व डिलेड क्लोजर हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें फिक्स स्प्लिटिंग होगी एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्पिरेशन। और लास्ट पे पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनमें एओर्टिक वाल्व जो है ना, ठीक है, वो लेट क्लोज होता है, ठीक है। तो पैराडॉक्सिकल क्या होता है? पैराडॉक्सिकल होता है आपके पास ऑपोजिट, ठीक है, यानी कि कोई फिनोमेना जो है वो रिवर्स हो जाए। पैराडॉक्सिकल का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिवर्सल होता है। तो पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में रिवर्स स्प्लिटिंग हो जाएगी। नॉर्मली क्या हो रहा था स्प्लिटिंग में S2 की कि जो P2 थी, ठीक है, वो प्रायर टू A2 थी। यहाँ पर क्या होगा, एओर्टिक जो है ना वो वाल्व का क्लोजर डिले हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि एओर्टिक स्टेनोसिस में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में, ठीक है। तो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व क्लोजर जो है वो रिवर्स हो जाता है, पैराडॉक्सिकल हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। P2 जो है वो बिफोर A2 है। बाकी सारी कंडीशन में हमने देखा था कि पल्मनरी वाल्व लेट क्लोज हो रहा था, ठीक है, तो P2 डिले हो रही थी एज़ कम्पेयर टू A2। यहाँ पर P2 क्लोज हो जाएगा बिफोर A2। अब A2 डिलेड क्लोजर हो रहा है ड्यू टू एओर्टिक स्टेनोसिस लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। तो ऑन इंस्पिरेशन द P2 क्लोजेज लेटर एंड मूव क्लोजर टू A2, पैराडॉक्सिकली एलिमिनेट द स्प्लिटिंग, ठीक है। जब आप एक्सपायर करेंगे तो स्प्लिटिंग जो अब आपको सुनाई देगी, ठीक है। इंस्पिरेशन पे क्योंकि P2 नॉर्मली क्या है, इंस्पिरेशन पे P2 क्लोज होता है लेटर, ठीक है, देन A2, ठीक है। तो जब P2 लेटर टू A2 होगा तो A2 तो वैसे ही डिले है ना, A2 तो डिले है। जब आप इंस्पायर करेंगे तो P2 भी थोड़ा सा डिलेड होता है, तो इसके A2 के करीब हो जाएगा, तो नॉर्मली हमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन एक्सपायरेशन में, ठीक है, स्प्लिटिंग हमें सुनाई देगी। दैट इज़ ऑपोजिट टू फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। A2 जो है इट हैज़ अ डिलेड क्लोजर एंड इट विल बी लेट एज कम्पेयर टू P2, ठीक है। सो आई होप ये स्प्लिटिंग वाला जो टॉपिक है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें से हमने MCQs भी मार्क कर लिए हैं कि कौन कौन से MCQ हमारे पास रिपीट हुए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हार्ट मर्मर्स का। अब हार्ट मर्मर्स जो है ना इसके अंदर हमने बेसिकली इस तरह से इसको डिस्कस करना है कि हमारे पास एक थॉरेक्स है, ठीक है, इसको हमने 4 रीजन्स में डिवाइड किया है, ठीक है। ये हमने पहले भी आप स्टडी किया हुआ है, ठीक है, बहुत दफ़ा। अब हम एक दफ़ा इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना माइट्रल एरिया होता है। तो माइट्रल एरिया जो उसको हम एपिक्स ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन जो है वो आपका माइट्रल एरिया होता है, ठीक है। लेफ्ट 5th intercostal space in the mid clavicular line, this is your mitral area, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि लेफ्ट 4th intercostal space,
ठीक है, नियर द लोअर स्टर्नल बॉर्डर, लोअर स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या होता है, ट्राइकस्पिड एरिया होता है। ठीक है, फिर हमारा पल्मनरी एरिया होता है, जो हमारा पल्मनरी एरिया होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, लेफ्ट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, यानी अपर स्टर्नल बॉर्डर ऑन द लेफ्ट साइड जो है वो आपका पल्मनरी एरिया है। और जो एओर्टिक एरिया होता है, ठीक है, वो हमारे पास होता है राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ये A1 एरिया की बात हो रही है। और जो A2 होता है, एरिया A2, एओर्टिक एरिया में भी दो है ना, A1 A2, A2 जो है वो आपके थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन लेफ्ट साइड जस्ट बिलो द पल्मनरी एरिया। यहाँ पर अब उन्होंने हमें सारे सारे मर्मर्स बता दिए। माइट्रल एरिया के ऊपर सिस्टोलिक मर्मर में माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर है, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स है। ठीक है, डायस्टोलिक मर्मर में माइट्रल स्टेनोसिस का मर्मर है। लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे हमें सिस्टोलिक मर्मर, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, और डायस्टोलिक मर्मर एओर्टिक रिगर्जिटेशन और पल्मनरी रिगर्जिटेशन। ठीक है, पल्मनरी एरिया पे सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर होता है, पल्मनरी स्टेनोसिस, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और फ्लो मर्मर। एओर्टिक एरिया के ऊपर सिस्टोलिक मर्मर्स होते हैं, एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर होता है और फ्लो मर्मर होते हैं। ट्राइकस्पिड एरिया पे भी हॉलो सिस्टोलिक मर्मर होते हैं, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के। और डायस्टोलिक मर्मर होता है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ मैन्यूवर्स बताए हैं जिसमें हमारे जो मर्मर्स होते हैं वो एग्जैजुरेट हो सकते हैं, कुछ पोजीशंस होती है जिनमें मर्मर्स जो है वो एग्जैजुरेट होते हैं। ठीक है, अगर आप स्टैंडिंग या वेल्सल्वा मैन्यूवर को देखें, ठीक है, तो क्या होता है कि जो आप इसमें क्या होता है, स्टैंडिंग या वेल्सल्वा मैन्यूवर के अंदर प्री लोड जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, प्री लोड कम क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो प्री लोड कम हो जाता है। प्री लोड के कम होने की वजह से, ठीक है, कौन सा मर्मर है जो इंक्रीज़ होता है विद दिस मैन्यूवर, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो अर्ली मिड सिस्टोलिक क्लिक होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, और आपके पास जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, ठीक है, उसके अंदर भी मर्मर इंक्रीज़ होता है विद दिस मैन्यूवर। और जो मर्मर डिक्रीज़ होते हैं विद दिस मैन्यूवर, जो मोस्ट मर्मर्स हैं, ठीक है, वो डिक्रीज़ होते हैं विद दिस मैन्यूवर। ठीक है, क्योंकि फ़्लो थ्रू द स्टेनोटिक या रिगर्जिटेंट वाल्व कम हो जाता है। जितना कम ब्लड फ्लो करेगा थ्रू द स्टेनोटिक या रिगर्जिटेंट वाल्व, ठीक है, उतना मर्मर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, पैसिव लेग रेजिंग टेस्ट में क्या होगा, क्योंकि पैसिव लेग रेज जब आप करेंगे तो वेनस रिटर्न बढ़ेगा, प्रीलोड बढ़ेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, और इस तरह से स्क्वेटिंग पोजीशन में भी प्रीलोड बढ़ता है, आफ्टर लोड बढ़ता है, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम बढ़ता है। तो मोस्ट मर्मर्स जो है वो एग्जैजुरेट हो जाते हैं, ठीक है, विद दिस मैन्यूवर। ठीक है, और ये ऑपोजिट है। ठीक है, और इसमें भी वही जो आपका मिड सिस्टोलिक क्लिक थी वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, और HCM का मर्मर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, हैंड ग्रिप जो होती है वो आफ्टर लोड को इंक्रीज़ करती है, रिवर्स फ्लो को इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लेफ्ट साइडेड मर्मर, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन और वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट होता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये तीनों मर्मर्स जो है एग्जैजुरेट हो जाते हैं, और एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के ऊपर आपके राइट साइडेड मर्मर्स जो हैं वो एग्जैजुरेट हो जाएंगे, और लेफ्ट साइडेड मर्मर्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा, अभी ऊपर जब हमने फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग पढ़ी थी तब भी हमने पढ़ा था कि इंस्पायरेशन पे वेनस रिटर्न बेसिकली इंक्रीज़ होता है टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, और डिक्रीज़ होता है टू द लेफ्ट हार्ट। सो दैट्स वाई, ठीक है, आपके जो राइट साइडेड मर्मर होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और लेफ्ट साइडेड मर्मर जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर बोथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ये MCQ पॉइंट्स भी हैं आपके। ठीक है, कि इंस्पिरेशन का क्या इफेक्ट होता है, CPSP MCQ पॉइंट्स हैं। राइट साइडेड मर्मर्स के ऊपर एग्जैजुरेशन होती है, और लेफ्ट साइडेड मर्मर्स जो हैं वो डिक्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हार्ट मर्मर्स का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हार्ट मर्मर्स होते हैं। बेसिकली हमने हार्ट मर्मर्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, सिस्टोलिक हार्ट मर्मर्स होते हैं और डायस्टोलिक हार्ट मर्मर्स होते हैं। ठीक है, जो सिस्टोलिक मर्मर्स हैं उसमें सबसे पहला मर्मर हमारे पास आ जाता है एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर। ठीक है, एओर्टिक स्टेनोसिस को मैंने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें क्या है, एओर्टिक वाल्व जो है वो आपका नैरोड है, क्लोज्ड है, ब्लॉक्ड है। ठीक है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड लेके जा रहा था वो वाला दरवाज़ा बंद हो चुका है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, क्रेशेंडो डिक्रेशेंडो इजेक्शन मर्मर which is loudest at the heart base and radiate करता है to the carotid. This is a diagnostic point, ठीक है, that is specific for aortic stenosis कि the murmur of aortic stenosis radiates to the carotid. कैरोटिड का मतलब क्या है, रेडिएट टू द कैरोटिड या रेडिएट टू द नेक सिनेरियो में आपको दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, सॉफ्ट S2 होता है। ठीक है, इजेक्शन क्लिक, और हमारे पास क्या होता है, वीक पल्सेस होती हैं। ठीक है, विद डिलेड पीक।
क्लिनिकल एसोसिएशन में क्या होता है कि जो ओल्डर्स होते हैं, ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड पेशेंट्स, ठीक है, उनमें मोस्ट कॉमनली क्या होता है, एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। और कॉज की बात हम करें ना, ठीक है, कि क्यों कॉज हो सकता है, एओर्टिक स्टेनोसिस का पहला कॉज क्या है कि जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन हो जाती है एओर्टिक वाल्व की और वो स्टेनोज हो जाता है। और यंगर पेशेंट में क्या हो सकता है कि आपके पास क्या नॉर्मली हमारा जो एओर्टिक वाल्व है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। तो अर्ली ऑनसेट कैल्सिफिकेशन हो जाए बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, अगर आपका एओर्टिक वाल्व जो है वो बाइकस्पिड हो, ठीक है, तो उसकी अर्ली ऑनसेट कैल्सिफिकेशन हो सकती है, ये कॉज होता है यंगर में। और ओल्डर में क्या होता है कि एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है, जो एओर्टिक स्टेनोसिस कॉज करती है। एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर हमने एक ट्रायड याद रखना है, सैड का, सिनकपी होती है, पेशेंट प्रेजेंट करता है सिनकपी, एंजाइना और डिस्निया ऑन एक्सर्शन के साथ, ठीक है। और आपको पता है एओर्टिक वाल्व क्लोज है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में नहीं जा रहा, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा मोर देन द एओर्टिक प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल, ठीक है। तो एओर्टिक स्टेनोसिस क्लियर होगा। नेक्स्ट इज माइट्रल और द ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। माइट्रल या ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के अंदर हमारे पास हॉलो सिस्टोलिक हाई पिच्ड ब्लोइंग मरमर होता है, ठीक है। लास्ट में आपको एक निमोनिक बताऊंगी जिससे आप इसको याद रख सकते हैं, अभी हम इसको प्रॉपरली समझते हैं, ठीक है। तो माइट्रल रिगर्जिटेशन का मरमर जो है इट इज़ लाउडेस्ट एट द एपेक्स और ये रेडिएट करता है टुवर्ड्स एक्सिला, दिस इज योर डायग्नोस्टिक पॉइंट, ठीक है, कि द मरमर दैट रेडिएट्स टुवर्ड्स द एक्सिला एंड लाउडेस्ट एट द एपेक्स इज द मरमर ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है। और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का ट्राइकस्पिड एरिया पे लाउडेस्ट होगा मरमर, ठीक है। और माइट्रल रिगर्जिटेशन क्यों कॉज होता है, ज़्यादातर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ पोस्ट एमआई कॉज हो सकता है। और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन भी जो है ना वो ज़्यादातर तब कॉज होता है जब राइट वेंट्रिकल की डायलिटेशन होती है। आइदर माइट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन दोनों इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी इनका एक नॉर्मल और कॉमन कॉज है। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स तीसरा हमारे पास आ जाता है सिस्टोलिक मरमर, इसमें हमें लेट क्रेसेंडो मरमर मिलता है विद मिड सिस्टोलिक क्लिक, दिस इज़ द डायग्नोस्टिक पॉइंट, ठीक है, मिड सिस्टोलिक क्लिक, ठीक है। और दैट अकर्स आफ्टर कैरोटिड पल्स, इट इज़ बेस्ट हर्ड ओवर द एपिक्स, ये भी यूजुअली बेनाइन होता है, ठीक है, बट इट प्री डिस्पोजेज टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। रूमेटिक फीवर से एसोसिएटेड होता है और बाकी मैक्सिमेटस डीजनरेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। और इट इज़ मोस्ट कॉमन ड्यू टू सडन टेंसिंग ऑफ कॉर्डा टेंडनाई एज माइट्रल वाल्व लीफलेट्स प्रोलैप्स इनटू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये उन्होंने इसका मोस्ट कॉमन कॉज बताया। लास्ट पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का सिस्टोलिक मरमर होता है, वो भी हॉलो सिस्टोलिक मरमर होता है, दैट हैज़ अ हार्श साउंडिंग मरमर, ये लाउडेस्ट होता है एट द ट्राइकस्पिड एरिया, ठीक है। इसका जो ये मोस्ट कॉमनली क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कंजेनिटली ही डिफेक्ट होता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है मोस्ट कॉमन, ठीक है। जो लार्जर वीएसटीज़ होते हैं उनके लो इंटेंसिटी मरमर्स होते हैं देन द स्मॉलर वीएसटीज़। नेक्स्ट इज़ द डायस्टोलिक मरमर, जो डायस्टोलिक मरमर है उसमें हमारे पास दो हैं, एओर्टिक रिगर्जिटेशन और माइट्रल स्टेनोसिस का मरमर। एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मरमर क्या होता है, अर्ली डायस्टोलिक decrescendo high pitched blowing murmur that is best heard at the base aortic root dilatation और left sternal border that is the valvular disease, ठीक है। इसका कॉज क्या होता है, इसका कॉज होता है आपके पास बियर क्या है, बी से बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, ई से एंडोकार्डाइटिस, ए से एओर्टिक रूट डायलिटेशन एंड आर फॉर रूमेटिक फीवर, ठीक है। इसमें वाइड पल्स प्रेशर होता है और पिस्टल शॉर्ट फेमरल पल्स होती हैं, ठीक है। और इसके साथ रिलेटेड क्या है कि हाइपर डायनामिक पल्स एंड हेड बोबिंग व्हेन सेवियर एंड क्रॉनिक, इट कैन प्रोग्रेस टू लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक है। और जो माइट्रल स्टेनोसिस का मरमर होता है वो क्या होता है, मिड डायस्टोलिक रंबलिंग मरमर होता है, ठीक है। माइट्रल स्टेनोसिस का मरमर कैसा होता है, मिड डायस्टोलिक रंबलिंग मरमर होता है, ठीक है। एंड इट इज़ लेट एंड हाईली स्पेसिफिक फॉर रूमेटिक फीवर। क्रॉनिक माइट्रल स्टेनोसिस जो होता है इट कैन रिजल्ट इनटू लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन, पल्मोनरी कंजेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन। ऑटनर सिंड्रोम जो हमने पढ़ा था कि जब लेफ्ट एट्रियम डायलेट होता है, ठीक है, तो वो कंप्रेस करता है जो आपके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें एसोफेगस वगैरह आ जाता है, तो ऑटनर सिंड्रोम कॉज करता है हेमोप्टेसिस और राइट हार्ट फेलियर। ऑटनर सिंड्रोम यही वही बात आ गई जब एब्रप्ट करता है, हॉल्ट करता है मोशन, लीफलेट मोशन इन डायस्टली आफ्टर रैपिड ओपनिंग ड्यू टू फ्यूजन ऑफ द लीफलेट टिप्स। तो इसमें भी क्या होगा, माइट्रल वाल्व क्लोज्ड है, ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ रहा, तो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर विल बी मोर देन लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टली। और जो कॉन्टीन्यूस मरमर होता है, कॉन्टीन्यूस मशीनरी मरमर, ये पीडीए का मरमर होता है, ठीक है। दिस इज अगेन सीपीएसपी एमसीक्यू पॉइंट, कॉन्टीन्यूस मशीनरी मरमर
ठीक है, इज़ द मर्मर ऑफ PDA, कॉन्टीन्यूस मशीन लाइक मर्मर, बेस्ट हर्ड एट द लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर एरिया, लाउडेस्ट एट S2, ओफन ड्यू टू कॉज क्या है, कंजेनिटल रबेला सिंड्रोम, ठीक है, और प्रीमेच्योरिटी। दिस इज अगेन एन MCQ पॉइंट, ठीक है, आपको MCQ आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, ठीक है, कि जो कंजेनिटल रबेला सिंड्रोम होता है, ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड हार्ट डिफेक्ट बताएं तो आपने याद रखना है कि उसके साथ एसोसिएटेड हार्ट डिफेक्ट आपका PDA होता है, ठीक है। ओके, सो अब मैं आपको निमोनिक बताती हूँ जिससे आप ये सारे मर्मर्स को ईजीली याद रख सकते हैं। सो द निमोनिक इज़, ये आप नोट कर लें, तेरे मेरे आस पास, ठीक है, ये आपने इसी तरह से लिख लेना है, तेरे मेरे आस पास, तेरे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, मेरे माइट्रल रिगर्जिटेशन, आस एओर्टिक स्टेनोसिस, पास पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के अंदर और माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर हमारा कौन सा मर्मर होता है, ठीक है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर हमारे पास होता है पैन सिस्टोलिक या फिर हॉलो सिस्टोलिक मर्मर। तेरे मेरे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और माइट्रल रिगर्जिटेशन, आपने पेयरिंग करनी है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और माइट्रल रिगर्जिटेशन में पैन सिस्टोलिक या हॉलो सिस्टोलिक मर्मर होगा, ठीक है। आस पास एओर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस के अंदर इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि जो आपके सिस्टोलिक मर्मर्स हैं उनका निमोनिक क्या है, तेरे मेरे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन माइट्रल रिगर्जिटेशन का पैन सिस्टोलिक या हॉलो सिस्टोलिक, ठीक है, तेरे मेरे और आस पास एओर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस का इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है। ये आपके सिस्टोलिक मर्मर्स हो गए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारा डायस्टोलिक मर्मर। डायस्टोलिक मर्मर के लिए निमोनिक क्या है, टस मस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और माइट्रल स्टेनोसिस का पेयर हो गया। टस मस के लिए मिड डायस्टोलिक, ठीक है, टस मस आर पार एओर्टिक रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन का पेयर हो गया, ठीक है। इनके लिए क्या है, उनका मिड डायस्टोलिक था तो इनका अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होगा, ठीक है। तो इस निमोनिक से मुझे तो आज तक ये मर्मर्स इस तरह नहीं भूले क्योंकि मैंने इनको इस तरह से याद किया हुआ है। मैंने आपसे अपना जो है वो शेयर कर दिया आइडिया, अब आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये ईजी लगता है तो आप इस तरीके से भी इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में, दैट इज़ मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल जो होता है उसके हमारे पास बेसिकली 4 फेजेस होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, और उन सारों से पहले हमारे पास एक फेज़ 0 होता है, ठीक है। अब हम डायग्राम के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है। फेज़ 0 जो होता है वो आपका होता है रैपिड अप स्ट्रोक। फेज़ 0 इज़ रैपिड अप स्ट्रोक और डीपोलराइजेशन, और मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन इज़ ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एंड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। पॉजिटिव आयन इनसाइड मूव करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, इनसाइड पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे, ठीक है, तो डीपोलराइजेशन होगी और रैपिड अप स्ट्रोक आता है, दैट इज़ द फेज़ 0, ठीक है। फिर फेज़ 1 होता है इनिशियल रिपोलराइजेशन। इनिशियल रिपोलराइजेशन क्यों होता है, इनिशियल रिपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स थे, ठीक है, वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, और जो आपके पास वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स होते हैं दे बिगिन टू ओपन, ठीक है। तो कुछ पोटेशियम आइंस जो है वो आउटवर्ड मूव कर जाते हैं ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, और हमारे पास इनिशियल रिपोलराइजेशन फेज आता है, फेज़ 1। जो फेज़ 2 होता है इट इज़ प्लेट्यू फेज, ठीक है। और ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ 2 के बारे में पूछा जाता है, और इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल के इसमें एक प्लेट्यू फेज होता है। एंड विच आइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेज़ 2 और प्लेट्यू फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं, ठीक है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है, तो वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम को रिलीज़ कराता है, और इंट्रासेलुलर कैल्शियम जब इंक्रीज़ होगा तो उसने अल्टीमेटली क्या कॉज करना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स,
ठीक है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कॉज करनी है, ठीक है। सो दिस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फेज़ 2, ठीक है। तो फेज़ 2 प्लेट्यू फेज़ क्यों होता है? क्योंकि जितना कैल्शियम अंदर एंटर हो रहा है, कैल्शियम का जो इनफ्लक्स है वो बैलेंस हो जाता है बाय द पोटेशियम इफ्लक्स। दैट्स वाई वी रिसीव अ प्लेट्यू फेज़, दैट इज़ द फेज़ 2, ठीक है। फेज़ 3 होता है हमारे पास रैपिड रिपोलराइजेशन फेज़, ठीक है। रैपिड रिपोलराइजेशन फेज़ होता है फेज़ 3। फेज़ 3 में क्या होता है कि मैसिव पोटेशियम इफ्लक्स होता है, ठीक है। पहले हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा पोटेशियम जो था वो बाहर निकला था, ठीक है, जिसकी वजह से इनिशियल रिपोलराइजेशन हुई थी। अब हमारे पास फेज़ 3 में रैपिड रिपोलराइजेशन है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, पॉजिटिव आइन सेल से बाहर मूव कर जाएगा, तो इंट्रा सेलुलर, ठीक है, पॉजिटिव आइन जो है वो कम हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा कि रैपिड रिपोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और फेज़ 4 होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। और जैसे जैसे पोटेशियम का इफ्लक्स होता जाएगा, ठीक है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बैक टुवर्ड्स द रेस्टिंग फेज़ आ जाएगा, ठीक है। और रेस्टिंग पोटेंशियल पे इसकी परमेबिलिटी फॉर द पोटेशियम आइन इज़ हायर, ठीक है, हायर परमेबिलिटी फॉर द पोटेशियम आइन होता है, ठीक है। तो आपको अब तक ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डीपोलराइजेशन होगी ड्यू टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एंड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एंड रैपिड अपस्ट्रोक फेज 0, ठीक है। इनिशियल रीपोलराइजेशन होगी ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ठीक है, विच आर स्लो टू ओपन, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ओपन होंगे तो उसकी वजह से थोड़ा सा पोटेशियम इफ्लक्स हो जाएगा, तो ये क्या कॉज करेगा? ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स इनिशियल रीपोलराइजेशन, ठीक है। जो थर्ड फेज़ होता है हमारा वो हमारे पास कौन सा होता है? प्लेट्यू फेज़, फेज़ टू जो है वो हमारा प्लेट्यू फेज़ होता है। और इसमें क्या होता है कि जितना पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा होता है उतना ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा होता है। इस कैल्शियम इन्फ्लक्स जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम को रिलीज़ कराता है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा होता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद फेज़ 3 में क्या होता है? रैपिड रिपोलराइजेशन होनी है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो गया, पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाएगा और रैपिड रिपोलराइजेशन हो जाएगी। और फेज़ 4 में मेम्ब्रेन बैक टूवर्ड्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आती है, इसमें इट इज़ मोर परमिएबल टू पोटेशियम आइन, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, विच इज़ अगेन एन एमसीक्यू पॉइंट, इसमें से एमसीक्यू रिपीट हो जाता है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल में क्या डिफरेंसेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल होते हैं। जो कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल होता है इट हैज़ अ प्लेट्यू फेज, ठीक है, ड्यू टू कैल्शियम इन्फ्लक्स एंड पोटेशियम इफ्लक्स। स्केलेटल मसल्स में कोई प्लेट्यू फेज नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी टू कार्डियक मसल कि इसमें एक प्लेट्यू फेज होता है। सेकेंडली, जो कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए हमें कैल्शियम इन्फ्लक्स चाहिए। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। कैल्शियम, ये देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से कैल्शियम जो है वो इनवर्ड मूव कर रहा है इस डायग्राम में, तो कैल्शियम अंदर आएगा तो कैल्शियम रिलीज कराएगा कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम बाहर से आता है वो इंड्यूस करता है तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम को रिलीज़ कराता है, ठीक है, फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और थर्ड जो पॉइंट है वो यह कि जो कार्डियक मायोसाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली कपल्ड होते हैं बाय ईच अदर बाय गैप जंक्शंस, ठीक है। एक कार्डियक मायोसाइट जो है, ठीक है, वो दूसरे कार्डियक मायोसाइट के साथ अटैच्ड होता है, कपल्ड होता है वाया गैप जंक्शंस, ठीक है। सो दीज आर द 3 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऑफ द कार्डियक मसल कंपेयर टू द स्केलेटल मसल, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल और इसके फेजेस। अब पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल में मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल से क्या डिफरेंसेस होते हैं इसको हम देखते हैं। ये भी हमारे एमसीक्यूज़ में जो है वो पूछा गया है। जो पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो कहाँ पर होता है? एसए नोड के अंदर होता है, एवी नोड के अंदर होता है। अब इसके की डिफरेंसेस क्या होते हैं कि इसके अंदर फेज़ 1 और फेज़ 2 जो मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में प्रेजेंट थे वो एब्सेंट होता है। फेज़ 1 जो वहाँ पर हमने पढ़ा था दैट वाज इनिशियल रिपोलराइजेशन फेज़, वो इसमें नहीं होता। और फेज़ 2 जो प्लेट्यू फेज़ था वो इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? बाकी फेजेस वैसे ही होते हैं। फेज़ 0 होता है रेडियस रैपिड अपस्ट्रोक, ठीक है। इसमें भी हमारे पास फेज़ 0 अपस्ट्रोक का फेज़ होता है, लेकिन द डिफरेंस इज वहाँ पर अपस्ट्रोक हो रहा था ड्यू टू एंट्री ऑफ द वोल्टेज गेट, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, और जब सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा था। यहाँ पर अपस्ट्रोक कैसे होता है? पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल में ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होती है और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। अब इसको हम रीड करते हैं। फेज़ 0
upstroke, opening of the voltage gated calcium channel, fast voltage gated sodium channels are permanently inactivated because of less negative resting potential of these cells. ठीक है, that results in slow conduction velocity that is used by the AV node to prolong the transmission from atria to ventricle. ठीक है, अगेन मैंने आपको बताया कि फेज 0 वहाँ पर क्यों हो रहा था, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स. ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम. यहाँ पर फेज 0 अपस्ट्रोक क्यों हो रहा है, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एंड इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम. दिस इज एन MCQ पॉइंट. फेज 1 फेज 2 एब्सेंट होंगे इसके अंदर. ठीक है, इनिशियल रिपोलराइजेशन और प्लेट्यू फेज एब्सेंट होंगे. फेज 3 जो था वो रिपोलराइजेशन फेज था. अगेन रिपोलराइजेशन क्यों होगी, पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, पोटेशियम का इफ्लक्स होगा, कैल्शियम चैनल इनएक्टिव हो जाएंगे. फेज 3 रिपोलराइजेशन. फेज 4, ये फेज 4 से रिलेटेड भी MCQs जो हैं वो पास्ट में रिपीट हुए हैं. ठीक है, CPSP MCQ पॉइंट होता है फेज 4. फेज 4 क्या है, इट इज़ स्लो स्पॉन्टेनियस डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन फेज. ये दोनों नामों से आता है. ये इस तरह भी है, डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन और स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन फेज या स्लो डिपोलराइजेशन फेज किस में होता है. तो याद रखिए कि आपके पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल में स्लो डिपोलराइजेशन फेज होता है. और वो क्यों होता है, ड्यू टू फनी चैनल्स, सोडियम फनी चैनल्स की वजह से होता है. सोडियम एंड पोटेशियम फनी चैनल्स होते हैं, फनी करंट की वजह से होता है. अब वो क्या होता है कि जो फ़नी चैनल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये स्लो होते हैं और ये मिक्स्ड सोडियम को इनवर्ड मूव करते हैं और पोटेशियम को आउटवर्ड मूव करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो है वो स्लो डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन फेज 4 जो है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू दीज फनी करंट्स दैट कॉजेज सोडियम टू मूव इनवर्ड एंड पोटेशियम टू मूव आउटवर्ड. ठीक है, and this is another MCQ point that it accounts for automaticity of SA node and AV node. तो SA node और AV node की जो automaticity होती है, this is due to phase 4. ठीक है, that is slow depolarization phase. The slope of phase 4, ठीक है, in the SA node determines heart rate. ठीक है, एसिटाइल कोलिन और एडेनोसिन इसको डिक्रीज़ करती है, रेट ऑफ डिपोलराइजेशन को और हार्ट रेट को. कैटकोलामीन्स इंक्रीज़ करता है डिपोलराइजेशन हार्ट रेट को. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी इंक्रीज़ करता है चांसेस फॉर द फनी चैनल्स टू ओपन, और हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ करता है. ठीक है, तो अब मैं सम अप कर देती हूँ कि दोनों जो हमने पढ़े हैं उसमें क्या डिफरेंसेस थे. हमने पढ़ लिया कि फेज़ जो आपका मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल है उसके अंदर हमारे पास अपस्ट्रोक होता है ड्यू टू सोडियम चैनल ओपनिंग एंड सोडियम इनफ्लक्स. ठीक है, फेज़ 0. जबकि पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल में फेज 0 जो है वो दिस इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल एंड इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम. फेज 1 फेज 2 इनिशियल रिपोलराइजेशन एंड प्लेट्यू फेज वर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल नॉट प्रेजेंट इन पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, फेज 3 रिपोलराइजेशन सेम है. ठीक है, पोटेशियम चैनल के ओपनिंग की वजह से, पोटेशियम के फ्लक्स की वजह से. और फेज 4 वहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था. मेम्ब्रेन पोटेंशियल बैक टूवर्ड्स द रेस्टिंग स्टेट आ जाता है विच इज़ क्लोजर टू द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉर पोटेशियम. यहाँ पर फेज 4 स्लोड स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन फेज होता है. ठीक है, जो इसकी करेक्टरिस्टिक है, इट इज़ ड्यू टू फनी करंट. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक ऑफ ECG. ECG का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ECG के अंदर ये है कि सबसे पहले हम ECG के कंडक्शन पाथवे को डिस्कस करेंगे. ठीक है, ECG का कंडक्शन पाथवे हमारे पास क्या होता है, क्या आपको पता है कि इम्पल्स जनरेट होती है SA नोड से. SA नोड से एट्रिया में जाती है, एट्रिया से AV नोड में जाती है, AV नोड से बंडल ऑफ हिस्ट में, बंडल ऑफ हिस्ट से राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, और वहाँ से परकंजी फाइबर्स फिर उसको लेकर वेंट्रिकुलर मसल की तरफ जाते हैं. ठीक है, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है वो डिवाइड हो जाती है इंटू लेफ्ट इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेसिकुलस. ठीक है, जो आपकी SA नोड होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है, इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रिस्टा टर्मिनालिस नियर द सुपीरियर वेना केवा ओपनिंग. दिस इज़ एन MCQ पॉइंट. लोकेशन ऑफ SA नोड जो है वो बहुत दफ़ा MCQ के अंदर पूछी जा चुकी है. इसको मार्क कर लें, अंडरलाइन कर लें. ठीक है, दिस इज़ एन MCQ पॉइंट दैट SA नोड इज़ लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रिस्टा टर्मिनालिस नियर द सुपीरियर वेना केवा ओपनिंग. ठीक है, पेस मेकर इनहेरेंट डोमिनेंस ऑफ स्लो फेज ऑफ अपस्ट्रोक. AV नोड जो होती है वो लोकेटेड होती है इन द इंटर एट्रियल सेप्टम नियर द कोरोनरी साइनस ओपनिंग. ठीक है, इसकी ब्लड सप्लाई यूजुअली जो है ना वो राइट कोरोनरी आर्टरी से आती है. ठीक है, और उसके अलावा हमने ये पेसमेकर रेट्स. ठीक है, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट. सबसे ज़्यादा पेसमेकर एक्टिविटी SA नोड में होती है, फिर AV नोड में होती है, फिर बंडल ऑफ हिस्ट या परकंजी या वेंट्रिकल में होती है. एंड अगेन द स्पीड ऑफ कंडक्शन इज़ ऑल्सो CPSP MCQ पॉइंट. हाइएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी किस में होती है, परकंजी फाइबर्स में, और लोएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी किस में होती है, AV नोड के अंदर.
बोथ ऑफ दीज आर MCQ पॉइंट्स. नाउ वी मूव टूवर्ड्स ECG के ECG के अंदर हमारे पास कौन कौन सी वेव्स होती है और उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है. पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो करती है. इसमें भी अब देखें पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन, PR इंटरवल जो है इट इज़ टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एट्रियल डिपोलराइजेशन टू द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन. एट्रियल डिपोलराइजेशन के स्टार्ट से लेकर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के स्टार्ट तक PR इंटरवल होता है. नॉर्मली 120 to 200 मिली सेकेंड्स का होता है. QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वो भी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन शो करता है. नॉर्मली 100 मिली सेकेंड्स का होता है. ठीक है, ये डायग्राम में साथ साथ आप देखते जाएं. दिस इज़ QRS कॉम्प्लेक्स. ठीक है, QT इंटरवल जो होता है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करता है. दिस इज़ अगेन एन MCQ पॉइंट. ठीक है, ये भी आपके MCQs में रिपीट हुआ हुआ है कि QT इंटरवल या RT इंटरवल जो है वो क्या इंडिकेट करता है. कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एज वेल एज रीपोलराइजेशन. ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये QT इंटरवल जो है वो Q वेव्स यहाँ से लेकर T तक एक्सटेंड कर रहा है, तो ये कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन को शो करता है. T वेव अलोन वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करती है, और अगर T वेव इन्वर्जन होगी दिस विल इंडिकेट इस्कीमिया और रिसेंट MI. J पॉइंट जो है इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन एंड ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स एंड स्टार्ट ऑफ ST सेगमेंट. ST सेगमेंट जो है वो आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट होता है, वेंट्रिकल्स डीपोलराइज्ड होती हैं. U वेव जो है वो प्रोमिनेंट होती है इन हाइपोकेलीमिया और ब्रेडिकार्डिया. दिस इज़ अगेन एन MCQ पॉइंट. ठीक है, U वेव भी आपके MCQ पॉइंट है. CPSP MCQ में रिपीट हुआ है कि आपको सिनेरियो देते हैं उसमें वो कहते हैं कि U वेव इज सीन. ठीक है, तो आप उसका डायग्नोसिस बताएं तो ये हाइपोकेलीमिया के अंदर जो है वो शो होती है. ठीक है, आई होप ये आपको ECG भी अब क्लियर होगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है कि एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड क्या होते हैं और ब्रेन नेट्यूरेटिक पेप्टाइड क्या होता है. जो एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड होते हैं ये बेसिकली एट्रियल मायोसाइट से रिलीज़ होता है. ठीक है, जब भी हमारे पास हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज़ होता है. एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो एट्रियल मायोसाइट्स क्या रिलीज़ करते हैं, एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड. ठीक है, वो क्या रिलीज़ करते हैं, एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड रिलीज़ करते हैं. ये एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड जो है ये एक्ट करता है वाया द साइक्लिक GMP पाथवे. दिस इज़ अगेन एन MCQ पॉइंट. ठीक है, ये MCQ में रिपीट हुआ है. MCQ में पूछा जाता है कि एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड जो है वो किस पाथवे के थ्रू एक्ट करता है, सेकंड मैसेंजर साइक्लिक GMP. इसका फंक्शन क्या होता है, आप बेसिकली एक चीज़ याद रखें कि एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड ने आपके जो फंक्शन होता है RAS सिस्टम होता है उसको इसने इनहिबिट करना है. ठीक है, तो जब भी हमारा ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो ये एट्रियल मायोसाइट से रिलीज़ होता है. ठीक है, ये क्या करता है, ये वेज़ोडाइलेशन कराता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है. ठीक है, इफ्रेंट आर्टीरियोल्स को डायलेट कराता है, इफ्रेंट को कंस्ट्रिक्ट कराता है, डायूरेसिस कराता है. जब ये डायूरेसिस कराएगा बॉडी से एक्सेस अमाउंट में वाटर को रिमूव कराएगा. ठीक है, तो ये क्या कॉज करेगा, ब्लड वॉल्यूम को कम कर देगा. ठीक है, तो इसलिए ये कंट्रीब्यूट करता है टू द एल्डोस्टेरॉन एस्केप मैकेनिज्म. ठीक है, जबकि जो ब्रेन नेट्यूरेटिक पेप्टाइड होता है वो वेंट्रिकुलर मायोसाइट से रिलीज़ होता है. ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं. ठीक है, BNP के लेवल्स को हम चेक करते हैं फॉर डायग्नोजिंग हार्ट फेलियर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेरोरिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्स. ठीक है, अच्छा ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, इसको इस डायग्राम से ही हम समझ लेंगे. ठीक है, इट इज़ अ वेरी ईजी टॉपिक. ठीक है, ओके. सो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे बेरोरिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स जो हैं, ठीक है, वो लोकेटेड कहाँ होते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है. रिसेप्टर्स, ठीक है, जो एओर्टिक आर्च होती है वो ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को वाया द वेगस नर्व टू द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस ऑफ मेडुला. ठीक है, इस डायग्राम के अंदर देखें, इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें, ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये हमारे पास एओर्टिक आर्च है. दिस इज़ योर एओर्टिक आर्च जो रेड से शो हो रही है. और वो कहते हैं कि एओर्टिक आर्च सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, ये ब्लू में देखें, वेगस नर्व के थ्रू. कहाँ पर, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस इन द मेडुला. ठीक है, एक ये हो गया. और जो कैरोटिड साइनस होता है, ठीक है, जो लोकेटेड होता है एट द बाइफिकेशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, कैरोटिड साइनस, वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल वाया द ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व टू द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस इन द मेडुला. ये कैरोटिड साइनस है जो येलो में उन्होंने शो किया ना, कैरोटिड साइनस. ठीक है, जो कि बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होता है. ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है वाया द ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व एंड अगेन टू द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस इन द मेडुला. तो अल्टीमेट साइट दोनों की क्या है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस इन द मेडुला. ठीक है, एओर्टिक आर्च भी और कैरोटिड साइनस भी, लेकिन दोनों ट्रांसमिट डिफरेंट तरह से कर रहे हैं. एओर्टिक आर्च अपना सिग्नल ट्रांसमिट करती है वाया द वेगस नर्व. ठीक है, और ये ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व के थ्रू. ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में जो है ना वो
सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, और ये दोनों रिस्पॉन्ड करते हैं टू द चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। अब पहले हम देखते हैं कि कीमो रिसेप्टर्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब कीमो रिसेप्टर्स में भी हमारे पास दो तरह के कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके कहाँ लोकेटेड होते हैं, कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी में लोकेटेड होते हैं और स्टिमुलेटेड होते हैं बाय इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ एन MCQ पॉइंट, ठीक है, पास्ट MCQ है ये आपके पास कि द पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू व्हाट। बहुत सी ऑप्शन दी होती है तो आप याद रखिए कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स आपके पार्शियल प्रेशर, चेंजेस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसको जो है बेसिकली स्टिमुलेट होते हैं उससे, ठीक है। नंबर 1 वो कॉज हो गया, नंबर 2 चेंजेस इन द pH ऑफ ब्लड, एंड नंबर 3 डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जबकि जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं बाय चेंजेस इन द pH एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द ब्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अब ये किस तरह से होता है, बेसिकली हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करते टू द चेंजेस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जबकि जो आपके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब लेस दैन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ठीक है। तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो है वो जब कोई कंडीशन क्रोनिक हो जाती है, जैसे कि COPD के पेशेंट के अंदर क्रोनिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है, तो फिर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो है वो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, ठीक है, और डिपेंडेंस ऑन द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो है वो बढ़ जाती है टू डिटेक्ट द डिक्रीज इन ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लोकेशन देख ली, ठीक है, कि हमारे एओर्टिक बेरोसेप्टर्स जो हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, एओर्टिक आर्च के अंदर, ठीक है, और कैरोटिड बेरोसेप्टर्स जो है वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, ठीक है, डायलेटेड पोर्शन जो होता है द बाइफिकेशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, वहाँ पर लोकेटेड होते हैं, ठीक है। सिग्नल किस तरह से ट्रांसमिट होता है, ठीक है, टू द मेडुला वाया द वेगस एंड द ग्लोसोफरेंजियल नर्व। और दूसरे नंबर पर हमने देखा है कि दोनों चेंजेस इन ब्लड प्रेशर को रिस्पॉन्ड करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स की हमने बात की कि दो तरह के कीमो रिसेप्टर्स है, पेरिफेरल और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स है वो चेंजेस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और डिक्रीज इन pH ऑफ द ब्लड को रिस्पॉन्ड करते हैं। जबकि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो हैं वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द pH, ठीक है, जो pH चेंज होता है या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होती है, ठीक है, बेसिकली इन द ब्रेन का जो फ्लूइड होता है आपके उसके अंदर जब pH उसकी चेंज होती है, ठीक है, तो CSF की, तो बेसिकली उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है। जबकि जो बेरोसेप्टर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास हाइपोटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, ठीक है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है। आर्टीरियल प्रेशर कम होगा तो स्ट्रेच कम होगा, जब स्ट्रेच कम होगा तो जो बेरोरिसेप्टर के एफरेंट्स थे उनसे फायरिंग कम हो जाएगी। जब उससे फायरिंग कम होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की स्टिमुलेशन कम हो जाएगी। जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ जाएगी और रिस्पॉन्स क्या होगा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का, सिंपैथेटिक नर्व आकर ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेंगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएंगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, समझ आई। तो जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो एट्रियल प्रेशर डिक्रीज़ होता है, एट्रियल प्रेशर डिक्रीज़ होगा, ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग कम होगी, ठीक है, जो रिसेप्टर्स थे आपके बेरोरिसेप्टर्स वो स्ट्रेच नहीं होंगे, जब वो स्ट्रेच नहीं होंगे, ठीक है, तो उनसे फायरिंग वो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को जो थे वो स्टिमुलेट करे थे, तो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स यानी उनकी एफरेंट से फायरिंग नहीं होगी। जब फायरिंग नहीं होगी तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा कि सिंपैथेटिक चेन की एक्टिवेशन होगी और ब्लड प्रेशर बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा। इस तरह से उन्होंने हमें एग्जांपल दिया कि जब हम कैरोटिड मसाज करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली कैरोटिड साइनस के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो एफरेंट बेरोरिसेप्टर की फायरिंग बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा वो फायरिंग करेंगे उतना ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, पेरिफेरल वेसल्स के ऊपर वेजो डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास। और इट इज़ ऑल्सो द कॉम्पोनेंट ऑफ कुशिंग रिफ्लेक्स। कुशिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, कुशिंग रिफ्लेक्स बेसिकली इज़ अ ट्रायड ऑफ हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अगेन दिस इज़ एन MCQ पॉइंट, ठीक है। ये अगस्त के पेपर में भी रिपीट हुआ था कि व्हाट इज़ अ कुशिंग ट्रायड। इस तरह नहीं पूछा हुआ था, लेकिन उन्होंने पूछा था कि दो फीचर्स दे दिए थे और तीसरा आपने निकालना था, ठीक है। तो हाइपरटेंशन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के साथ ब्रेडिकार्डिया जो है वो कंपोज करता है कुशिंग रिफ्लेक्स को,
तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है तो वो आर्टीरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, आर्टीरियोल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है, तो ब्लड फ्लो कम होगा, सेरिब्रल इस्कीमिया होगा, सेरिब्रल इस्कीमिया होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने से क्या होगा, पीएच कम हो जाएगी। आपको पता है जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उतना एसिडोटिक होता जाता है, पीएच जो है वो कम हो जाएगी, पीएच के कम होने से सेंट्रल रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब सेंट्रल रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है, तो आपके पास हाइपरटेंशन कॉज हो जाएगी, स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, और पेरिफेरल रिफ्लक्स बेरोरिसेप्टर इंड्यूस्ड पेरिकार्डिया कॉज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ कुशिंग रिफ्लक्स, ठीक है। तो कुशिंग रिफ्लक्स में बेसिकली ये हो रहा होता है, ठीक है। तो एक और आपको जो है वो एमसीक्यू आता है कि आपके पास प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट द रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट द रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज अगेन अ कुशिंग रिफ्लक्स, ठीक है। तो सम अप अगर आप करें बेरोरिसेप्टर्स को और कीमोरिसेप्टर्स को, ठीक है, कि तो आपने बस इतना याद रखना है कि जो बेरोरिसेप्टर्स हैं वो आपके पास बेसिकली रिस्पॉन्ड करेंगे टू द चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो बेरोरिसेप्टर की फायरिंग जो है वो कम हो जाएगी, एफरेंट फायरिंग कम हो जाएगी और सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और आपका ब्लड प्रेशर बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा क्योंकि वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। जब आपके पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो बेरोरिसेप्टर की पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी फायरिंग जो है वो बढ़ जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, वेजो डायलेशन होगी, ब्लड प्रेशर बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल। कीमोरिसेप्टर्स ने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स ने रिस्पॉन्ड करना है और सेंट्रल ने चेंजेस इन द पीएच एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सीएसएफ को रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट द रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, आपके पास कुशिंग रिफ्लक्स होता है, ठीक है। और एक और बात अब ये याद रखिए बेरोरिसेप्टर से रिलेटेड कि जब बेरोरिसेप्टर्स के ऊपर स्ट्रेच होगा तो बेरोरिसेप्टर की फायरिंग इंक्रीज़ होगी और जब उनकी फायरिंग इंक्रीज़ होगी तो रिस्पॉन्स क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और जब बेरोरिसेप्टर के ऊपर स्ट्रेच कम हो जाएगा तो उसकी फायरिंग जो है वो कम हो जाएगी और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा क्योंकि अब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है इट इज़ नॉर्मल रेस्टिंग कार्डियक प्रेशर, ठीक है। अब इसमें हमने ये तो पढ़ लिया था, एक चीज़ तो हमने पढ़ ली कि जब हमने राइट एट्रियम का प्रेशर मैयर करना होता है तो हम क्या करते हैं, राइट एट्रियम के प्रेशर को मैयर करने के लिए हम बेसिकली जो आपकी सीवीपी लाइन होती है वो पास करते हैं और जेवीपी मैयर कर लेते हैं, जुगुलर वेनस प्रेशर जो है वो मैयर कर लेते हैं, ठीक है। जो जेवीपी से हम मैयर करते हैं राइट एट्रियल प्रेशर को, लेकिन लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर हम किस तरह से मैयर कर सकते हैं, बाय द पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ठीक है। तो वह क्या कह रहे हैं कि पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज़ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर एक्सेप्ट इन माइट्रल स्टेनोसिस, क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है कि पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मोर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर हो जाता है, ठीक है। और हम किस तरह से पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर को मैयर करते हैं, बाय द पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, जिसको हम स्वान गैंस कैथेटर भी कहते हैं। लास्ट में हमारे पास है ऑटो रेगुलेशन के मैकेनिज़म्स, ठीक है, कि किस ऑर्गन के अंदर किस तरह से ऑटो रेगुलेशन होती है। ऑटो रेगुलेशन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन ओवर अ कांस्टेंट टाइम पीरियड, ठीक है, एक कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उस एरिया की परफ्यूजन को कांस्टेंट रेट पे किस तरह से मेंटेन करता है, उसको हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड रेगुलेशन मीन्स मेंटेनिंग द परफ्यूजन प्रेशर्स टूवर्ड्स द नॉर्मल और अ कांस्टेंट रेंज, ठीक है। तो लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर जो फैक्टर डिटर्मिन करता है ऑटो रेगुलेशन को वो क्या होता है कि जब हाइपॉक्सिया होता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। एक और एमसीक्यू पॉइंट यहाँ पर ये है कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें हाइपॉक्सिया के रिजल्ट में वेजो डायलेशन होती है। लंग्स आर द ओनली ऑर्गन ठीक है जिनमें हाइपॉक्सिया की वजह से, पल्मोनरी वेस्कुलेचर में हाइपॉक्सिया की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। ये इन्होंने यहाँ पे पॉइंट बताया, द पल्मोनरी वेस्कुलेचर इज़ यूनिक इन दैट एल्व्यूलर हाइपॉक्सिया causes vasoconstriction so that the only well ventilated areas are perfused. In other organs hypoxia causes vasodilation. So this is the MCQ point. नेक्स्ट हार्ट है। हार्ट के अंदर क्या होता है कि लोकल मेटाबोलाइट्स होते हैं जो वेजोडाइलेशन कॉज करते हैं, जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और डिक्रीज ऑक्सीजन। ब्रेन में भी लोकल मेटाबोलाइट्स हैं, वेजोडाइलेटरी इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच। किडनीज़ के अंदर दो होते हैं हमारे पास ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, एक होता है मायोजेनिक जो स्ट्रेच डिपेंडेंट रिस्पॉन्स होता है, दूसरा ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। इसको डिटेल में हम रीनल के चैप्टर में देखेंगे। स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होता है कि जो एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स होते हैं वहाँ पर वेजोडाइलेटरी लोकल मेटाबोलाइट्स रिलीज़ होते हैं जिसका निमोनिक है चॉक। चॉक में क्या है, C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, H फॉर H पॉजिटिव आइन, A फॉर एडेनोसिन, L फॉर लैक्टेट एंड K फॉर
पोटेशियम, और रेस्टिंग स्टेट के अंदर हमारे पास जो सिंपैथेटिक टोन होती है, बेसिकली सिंपैथेटिक और एनर्जिक फाइबर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफ्यूजन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। और जो स्किन होती है उसमें सिंपैथेटिक वेजो कंस्ट्रक्शन जो है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। दिस इज़ अगेन एन MCQ पॉइंट। और जो स्केलेटल मसल्स है रेस्टिंग स्टेट में और एक्सरसाइज में किस तरह से इसका ऑटो रेगुलेशन होती है, ये भी हमारे पास्ट MCQs पॉइंट्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये लास्ट पे छोटा सा एक टॉपिक है जो कि है कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंज। ठीक है, कि कैपिलरी के थ्रू जो है वो फ्लूइड एक्सचेंज किस तरह से होता है। इसमें बेसिकली हमारी 4 फोर्सेस जो है वो एक्ट करी होती हैं। जो PC है, इट इज़ कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो कैपिलरी से बाहर फ्लूइड को पुश करता है, आउट ऑफ द कैपिलरीज। ठीक है, दूसरी PI है इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, जो फ्लूइड को इनटू द कैपिलरीज मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद ये पाई के साथ C जो है प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर है। प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है। ठीक है, ये भी फ्लूइड को पुल करेगा इनटू द कैपिलरीज। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन कैपिलरीज के अंदर होंगी उतना ज़्यादा वो फ्लूइड को अपनी तरफ पुल करेगी। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑन्कोटिक प्रेशर जो है फ्लूइड को मूव करता है आउट ऑफ द कैपिलरीज। ठीक है, तो नेट फ्लो हमारे पास क्या होगा, ये KF जो है ये परमेबिलिटी कोफिशिएंट है इनटू PC माइनस PI, यानी कि कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसमें से हमने माइनस करना है। ठीक है, दिस इज़ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, इनटू जो आपके पास प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर है माइनस इंटरस्टिशियल ऑन्कोटिक प्रेशर को। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एक दफ़ा देख लेना है। और उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एडीमा। एडीमा कैसे कॉज होगा। ठीक है, ज़ाहिर है जब एक्सेस अमाउंट में कैपिलरी से फ्लूइड इंटरस्टिशियम में चला जाएगा, ठीक है, तो वो सारा एडीमा कॉज करेगा। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था कि फ्लूइड आउटवर्ड मूव करता है जब कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो जब कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है ड्यू टू टॉक्सिन्स, इन्फेक्शन या बर्न्स। ठीक है, जो कि उसकी परमेबिलिटी, जो उसकी कैपिलरी परमेबिलिटी कोफिशिएंट को बेसिकली इंक्रीज़ करती है। ठीक है, वो भी फ्लूइड को आउट ऑफ द कैपिलरीज मूव करके एडीमा कॉज करेगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑन्कोटिक प्रेशर जब बढ़ेगा, जैसे कि जब लिम्फेटिक ब्लॉकेड होती है, तो वो भी क्या कर रहा था, वो फ्लूइड को आउट ऑफ द कैपिलरीज मूव करेगा और एडीमा कॉज करेगा। और जब आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो जाएंगी, यानी प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर जो है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब फ्लूइड जो है वो इनसाइड मूव नहीं हो रहा। ठीक है, वो बाहर ही रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से अगेन एडीमा कॉज होगा। और जब प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर है कब डिक्रीज़ होता है, जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, प्रोटीन यूरिया और प्रोटीन किडनी से एक्सक्रीट हो रही हैं। लिवर फेलियर, जब हमारे पास हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है, या प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन यानी इनटेक ऑफ प्रोटीन ही कम है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंज।